नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण, अर्थ, स्वरूप एवं सिद्धांत, जिसके अंतर्गत आज हम प्रकारवादी एवं मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 पहले पढ़ाया जा चुका है। आज हम पार्ट 2 पर बात करेंगे। यह बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस का भाग है। सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप यानी प्रकार, फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। बॉटोमोर ने मानव इतिहास में प्रचलित सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख 4 स्वरूपों दास प्रथा, जागीरें, जाति और सामाजिक वर्ग का उल्लेख किया है। कुछ विद्वान स्तरीकरण को दो रूप मानते हैं। पहला है खुला स्तरीकरण एवं दूसरा है बंद स्तरीकरण। खुले स्तरीकरण में आधुनिक वर्ग व्यवस्था वाले समाज आते हैं, जहां व्यक्ति अपने वर्ग परिवर्तन द्वारा एक वर्ग से दूसरे में आ जा सकता है एवं अपनी स्थिति को बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है। बंद स्तरीकरण का उदाहरण भारतीय जाति व्यवस्था है। जाति जन्म से निर्धारित होती है और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में जाति परिवर्तन नहीं कर सकता है। अतः ऐसे समाज को बंद स्तरीकरण वाला समाज कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार के रूप में यदि हम देखें तो 2 प्रकार का स्तरीकरण होगा। एक तो होगा खुला स्तरीकरण और दूसरा है बंद स्तरीकरण। खुले स्तरीकरण में आधुनिक वर्ग व्यवस्था वाले समाज आते हैं, जिसमें एक व्यक्ति अपने वर्ग में परिवर्तन कर सकता है, यानी एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकता है। जबकि बंद स्तरीकरण के अंतर्गत जाति व्यवस्था को लेते हैं हम। भारत में जाति व्यवस्था जन्म से निर्धारित होती है। समाज को बंद स्तरीकरण वाला समाज कहा जाता है, यानी ऐसा समाज जिसमें जाति जन्म से निर्धारित होती है और कोई भी व्यक्ति उसमें अपने जीवन काल में जाति में परिवर्तन नहीं कर सकता। तो ऐसे समाज को जब हम अध्ययन करेंगे तो उसे बंद स्तरीकरण वाला समाज कहेंगे। स्तरीकरण के कुछ प्रमुख स्वरूपों का यहाँ संक्षेप में हम उल्लेख भी करेंगे, जिसके अंतर्गत पहला है दास प्रथा। दास प्रथा स्तरीकरण यानी सामाजिक स्तरीकरण का ही एक प्रकार है, एक स्वरूप है। दास प्रथा असमानता के चरम रूप का प्रतिनिधित्व करती है। प्राचीन समय में यूनान और रोम में तथा 18वीं एवं 19वीं सदी में दक्षिणी अमेरिका में इसका प्रमुख रूप से प्रचलन रहा है। दास को परिभाषित करते हुए L.T. हॉबहाउस लिखते हैं, एक व्यक्ति जिसे कानून और प्रथा दूसरे की संपत्ति मानते हैं, चरम अवस्थाओं में वह पूर्णतया अधिकारों से वंचित रहता है। प्रत्येक दास एक स्वामी होता है जिसके अधीन उसे रहना होता है। यानी प्रत्येक, कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक दास का एक स्वामी होता है जिसके अधीन उसे रहना होता है और वह अधीनता विशेष प्रकार की होती है। दूसरा सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार है जागीरें। जागीर प्रथा का प्रचलन मध्ययुगीन यूरोप में रहा है, जिसे कानून तथा प्रथा की मान्यता प्राप्त थी। जागीर प्रथा में 3 वर्ग प्रमुख थे: पादरी, सरदार एवं साधारण जन। प्रत्येक वर्ग की जीवन शैली एवं संस्कृति भिन्न थी। सामाजिक संस्तरण में सर्वोच्च स्थान पादरियों का था, क्योंकि उस समय राज्य भी चर्च के अधीन था। बॉटोमोर ने जागीर प्रथा की 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला है, प्रत्येक जागीर की एक वैधानिक परिभाषा थी। उनके अधिकार, कर्तव्य, विशेषाधिकार और दायित्वों के आधार पर समाज में उनकी एक निश्चित परिस्थिति होती थी। जागीरों में स्पष्ट श्रम विभाजन पाया जाता था, जैसे कुलीन सबकी रक्षा करते, पुजारी सबके लिए प्रार्थना करते और जनसाधारण सबके लिए भोजन जुटाते। तीसरा है, जागीरें राजनीतिक समूह थीं।
उनके पास राजनीतिक शक्ति थी। अब है बंद स्तरीकरण, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जाति प्रथा के बारे में। क्लोज्ड स्ट्रेटिफिकेशन, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कास्ट सिस्टम। जाति प्रथा, सामाजिक स्तरीकरण का प्रथम प्रकार हमने पढ़ा है दास प्रथा, स्लेवरी। दूसरा है जागीरें, एस्टेट्स। और तीसरा है बंद स्तरीकरण, जिसके अंतर्गत जाति प्रथा है। जब हम जातिगत संस्तरण की चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान भारतीय जाति व्यवस्था की ओर जाता है। इसका कारण यह नहीं है कि केवल भारत में ही जाति प्रथा पाई जाती है या इसका पूर्ण रूप यही विद्यमान है, वरन इसका कारण यह है कि भारत में जाति प्रथा की पराकाष्ठा है। भारतीय जाति व्यवस्था का अनेक विद्वानों ने अध्ययन किया है। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। प्रत्येक जाति का एक नाम होता है और एक व्यवसाय होता है। एक जाति के लोगों का एक वंशगत पेशा होता है और एक जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जाति की एक जीवन शैली होती है। N.K. दत्ता, घुरिये आदि ने जाति की विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार किया है। कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जाति व्यवस्था का अनेक विद्वानों ने अध्ययन किया और उन्होंने कहा है कि जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। जाति का एक विशेष नाम होता है, एक व्यवसाय होता है और एक वंशगत पेशा होता है। G.S. घुरिये ने जाति की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है जो इस प्रकार है कि जाति की सदस्यता जन्मजात होती है, अर्थात जाति मनुष्य के अर्जित लाभों में नहीं आती, यानी जाति को व्यक्ति अर्जित नहीं कर सकता। मनुष्य के पैदा होने के साथ साथ ही उससे जाति की सदस्यता मिल जाती है। जाति समाज का खंडात्मक विभाजन है, यानी जाति समाज को खंडों में विभाजित करती है। जाति व्यवस्था में उच्चता एवं निम्नता का क्रम यानी हायरार्की पाया जाती है। प्रत्येक जाति एक अंतःविवाही समूह है, अर्थात एक जाति अपनी ही जाति के व्यक्ति से विवाह करती है। प्रत्येक जाति का एक वंशानुगत व्यवसाय होता है। जाति के सदस्य खान पान एवं सामाजिक सहवास संबंधी नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक जाति का एक राजनीतिक स्वरूप होता है। इस रूप में जाति पंचायत जाति के नियमों का पालन करवाती है। जाति की सदस्यता संपूर्ण जीवन के लिए होती है। कोई भी व्यक्ति प्रयत्न द्वारा जाति की सदस्यता बदल नहीं सकता है। कहने का तात्पर्य है कि N.K. दत्ता और G.S. घुरिये ने जाति की जो विशेषताएं बताई हैं उनके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि जाति जन्मजात होती है, समाज का खंडात्मक विभाजन होता है, उच्चता एवं निम्नता का एक क्रम होता है, अंतर्वाही होती है एवं वंशानुगत व्यवसाय होता है, खान पान एवं सामाजिक सहवास संबंधी नियमों का पालन किया जाता है। प्रत्येक जाति का एक राजनीतिक स्वरूप होता है। जाति की सदस्यता संपूर्ण जीवन के लिए होती है और कोई भी व्यक्ति इसकी सदस्यता को बदल नहीं सकता है। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर ही भारत में जातियों के नए संस्तरण की व्यवस्था पैदा की है और प्रत्येक जाति समाज के एक खंड का निर्माण करती है। जाति व्यवस्था से पूर्व भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। वर्ण प्रमुख रूप से 4 थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्णों का निर्माण कर्म के आधार पर किया गया था। ब्राह्मण पठन पाठन कर पूजा हवन करते थे, शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे। क्षत्रिय शासन एवं युद्ध कार्य करते थे। वैश्य कृषि एवं व्यापार करते थे। शूद्र उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा करते थे। कहने का तात्पर्य है कि आज जो जाति व्यवस्था हम समाज में देखते हैं उसका प्रारंभिक स्वरूप वर्ण व्यवस्था के रूप में प्रचलित था और वर्ण 4 हुआ करते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसके अंतर्गत ब्राह्मण तो पठन पाठन या पूजा हवन का कार्य, शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे। क्षत्रिय युद्ध का कार्य करते थे। वैश्य व्यवसाय
इत्यादि या व्यापार करते थे, और शूद्र इन तीनों की सेवा करते थे। इसके बाद है खुला स्तरीकरण। जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण के हमने प्रकारों के अंतर्गत बंद प्रकारों के अंतर्गत हमने जागीर के बारे में पढ़ा है, दास प्रथा के बारे में पढ़ा और जाति प्रथा के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे खुले स्तरीकरण के बारे में, जिसके अंतर्गत आता है सामाजिक वर्ग। वर्ग सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख स्वरूप है। लगभग सभी समाजों में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। एक सी सामाजिक परिस्थिति वाले व्यक्तियों के समूह को एक वर्ग कहा जाता है। जन्म के अतिरिक्त किसी भी आधार पर समाज में समूह का निर्माण वर्ग कहलाता है। वर्गों का आधार आर्थिक ही नहीं वरन सामाजिक सांस्कृतिक भी है। वर्ग को परिभाषित करते हुए ऑगबर्न ने लिखा है, एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। सामाजिक वर्ग के बारे में मैकाइवर और पेस बताते हैं कि एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। वर्ग में वर्ग चेतना पाई जाती है। सामाजिक संबंध प्राय वर्ग के लोगों तक सीमित नहीं होते हैं। इनमें एक निश्चित सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। वर्ग व्यवस्था में मुक्त व्यवस्था होती है। जन्म का महत्व नहीं होता है। इसके अंतर्गत कई उपवर्ग भी पाए जाते हैं। वर्ग की सदस्यता पूर्णतया अर्जित होती है। एक वर्ग के लोगों का जीवन जीने का तरीका लगभग एक जैसा होता है। वर्ग कम स्थिर हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है और व्यक्ति के लिए वर्ग सदस्यता बदलना भी संभव है। वर्गों का निर्धारण एवं विभाजन अनेक आधारों पर किया जा सकता है। जैसे रॉबर्ट बियरस्टीड ने वर्गों के 7 आधार का उल्लेख किया है। संपत्ति, धन और आय, परिवार एवं नातेदारी, निवास की स्थिति, निवास स्थान की अवधि, व्यवसाय की प्रकृति, शिक्षा एवं धर्म। इस आधार पर वे समाज में प्रमुख 2 वर्गों पूंजीपति एवं श्रमिक मैक्स वेबर तथा कार्ल मार्क्स 2 वर्ग निर्धारण के आर्थिक आधार को ही अधिक महत्वपूर्ण बताया है। समाज में 2 वर्गों पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग का उन्होंने उल्लेख किया है। आधुनिक औद्योगिक समाजों में वर्ग ही सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक स्तरीकरण का दूसरा प्रकार है खुला स्तरीकरण, जिसके अंतर्गत हमने सामाजिक वर्ग के बारे में पढ़ा है। सामाजिक वर्ग वह होता है, ऐसा कोई भी वर्ग या ऐसा एक सी सामाजिक परिस्थिति वाले व्यक्तियों के समूह को हम वर्ग कह सकते हैं। जन्म के अतिरिक्त किसी भी आधार पर समाज में जब समूह का निर्माण होता है तो वह वर्ग कहा जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। विश्व के सभी समाजों में स्तरीकरण विद्यमान है तथा इसकी प्रक्रिया क्या है, ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समाजशास्त्रियों ने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिसके अंतर्गत हम आज संघर्ष सिद्धांत और प्रकार्यात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे सिलेबस का भाग है। संघर्ष सिद्धांत को मार्क्सवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में कार्ल मार्क्स अग्रणीय हैं। उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण को समाज में पाए जाने वाले संघर्ष के आधार पर स्पष्ट किया है। इस सिद्धांत का उल्लेख उन्होंने अपनी कृति कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किया है। वे लिखते हैं कि आज तक जो भी समाज अस्तित्व में आए उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक युग में सामाजिक वर्ग मौजूद रहे हैं और उनमें परस्पर संघर्ष रहा है। प्राचीन समय में स्वतंत्र एवं दास, कुलीन एवं अकुलीन, सामंत और अर्धदास, अत्याचारी व पीड़ित आदि वर्ग रहे हैं। वर्तमान पूंजीवादी समय में बुर्जुआ, पूंजीपति,
एवं सर्वहारा श्रमिक, ये दो वर्ग प्रमुख हैं जो परस्पर संघर्षरत हैं। उच्च वर्ग ने सदैव ही निम्न वर्ग का शोषण किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि संघर्ष सिद्धांत यानी मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रतिपादक में हम कार्ल मार्क्स को अग्रणी मानते हैं। उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण को समाज में पाए जाने वाले संघर्ष के आधार पर बताया है और अपनी कृति कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इसका उल्लेख किया है। वर्गों का जन्म उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व अथवा अस्वामित्व के आधार पर होता है, ऐसा मार्क्स कहते हैं। इस आधार पर समाज में दो प्रधान एवं विरोधी वर्गों का जन्म होता है। एक वह जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है और दूसरा वह जो इससे वंचित होता है। मार्क्स के अनुसार समाज में दो वर्ग होते हैं, एक होता है पूंजीपति वर्ग और दूसरा होता है श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है और श्रमिक वर्ग उससे विहीन होते हैं। उत्पादन का ढंग भी इस बात पर निर्भर करता है कि वह समाज प्रौद्योगिकी के कौन से स्तर पर है। इस प्रकार मार्क्स आर्थिक कारण को ही वर्ग का आधार मानते हैं। यद्यपि वह इस बात को भलीभांति परिचित थे कि सामाजिक विभेदीकरण से इन दो प्रधान वर्गों के अतिरिक्त विरोधी हितों वाले कई अन्य समूह भी उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु उसने इस तथ्य की अनदेखी की इसका कारण यह था कि वह वर्ग विहीन समाज के आदर्श एवं राजनीतिक प्रतिबद्धता से बंधा हुआ था। मार्क्स वर्गों के जन्म में आर्थिक कारण को ही प्रमुख और अन्य सभी कारणों को उससे प्रभावित मानते हैं। धर्म, कला, ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, दर्शन, साहित्य सभी कुछ समाज की अर्थव्यवस्था से ही प्रभावित होते हैं। आर्थिक कारण ही प्रमुख नींव है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था, जिस पर धर्म, सभ्यता, कला एवं संस्कृति की अधोसंरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर कायम है। मार्क्स श्रमिकों को अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जागरूक एवं एकजुट होने का आमंत्रण देते हैं। वह कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं खोना है। मार्क्स मजदूरों को धर्म से बचने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि उसके अनुसार धर्म अफीम है जिसका प्रयोग पूंजीपति अपने हितों की रक्षा के लिए करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक स्तरीकरण के मार्क्सवादी यानी संघर्ष सिद्धांत के अंतर्गत मार्क्स ने समाज में वर्ग संघर्ष यानी वर्ग के आधार पर ही या वर्ग संघर्ष के आधार पर ही संघर्ष सिद्धांत का प्रतिपादन किया है अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। और इनके अनुसार समाज में दो वर्ग पाए जाते रहे हैं, पूंजीपति वर्ग एवं श्रमिक वर्ग, जिनमें अक्सर संघर्ष रहता है। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारवादी सिद्धांत के बारे में, फंक्शनल थ्योरी। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किंग्सले डेविस तथा विल्बर्ट मूर ने अपने एक लेख सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में किया है। उन्होंने अपना लेख इस मान्यता से प्रारंभ किया कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है। सभी समाजों में संस्तरण पाया जाता है। सभी समाजों में स्तरीकरण इसलिए पाया जाता है कि प्रत्येक समाज यह महसूस करता है कि सामाजिक संरचना में व्यक्तियों का कोई न कोई स्थान निश्चित होना चाहिए तथा विभिन्न पदों को प्राप्त करने की उन्हें प्रेरणा दी जानी चाहिए। इस प्रकार सामाजिक विषमता समाज में अचेतन रूप में विकसित होती है। इसके द्वारा समाज ऐसी व्यवस्था करता है कि सबसे महत्वपूर्ण पदों पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ही पहुँचे। विल्बर्ट मूर एवं किंग्सले डेविस ने अपने प्रकारवादी सिद्धांत के अंतर्गत यह स्पष्ट किया है कि समाज में स्तरीकरण होना चाहिए, यानी समाज में स्तरीकरण प्रकारवादी होता है, यानी स्तरीकरण के द्वारा ही व्यक्तियों को कोई स्थान मिलता है, उनका एक स्थान निश्चित होता है एवं
व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार या उसकी क्षमता के अनुसार कार्य मिलता है। भाई किंग्सले डेविस एवं विल्बर्ट मूर का कहना है कि सभी समाजों में स्तरीकरण पाया जाता है। सामाजिक संरचना में व्यक्तियों का कोई ना कोई स्थान निश्चित होना चाहिए और पदों को प्राप्त करने की उन्हें प्रेरणा दी जानी चाहिए। समाज ऐसी व्यवस्था पैदा करता है जिसमें महत्वपूर्ण पदों पर महत्वपूर्ण व्यक्ति पहुंच पाते हैं। डेविस कहते हैं कि समाज में विभिन्न पदों के लिए विभिन्न योग्यता एवं बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है तथा कुछ व्यक्तियों का महत्व अधिक होता है। जो पद सामाजिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे पदों के लिए अधिक पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है। महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए विशेष प्रतिभा एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कुछ प्रशिक्षण कठिन और खर्चीले होते हैं, अतः उन्हें सभी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन पदों के लिए समाज अधिक सुविधा एवं पुरस्कार की व्यवस्था करता है। उदाहरण के लिए समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस आदि के पद महंगे और अधिक परिश्रम के बाद प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि किंग्सले डेविस ने ऐसा कहा है कि समाज में विभिन्न पदों के लिए विभिन्न योग्यता एवं बुद्धि की आवश्यकता होती है और कुछ व्यक्तियों का महत्व अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होता है और इसीलिए समाज में सामाजिक स्तरीकरण आवश्यक होता है। इस प्रकार जब समाज में कुछ लोगों को अधिक अधिकार, पुरस्कार एवं सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और कुछ को कम, तो समाज में स्वतः ही स्तरीकरण पैदा हो जाता है। प्रश्न उठता है कि क्या यह सिद्धांत केवल मुक्त समाजों में ही होता है, जहां व्यक्ति योग्यता एवं प्रशिक्षण के आधार पर पदों को प्राप्त कर सकता है, या यह उन समाजों पर भी लागू होता है जहां पद जन्म एवं पारिवारिक स्थिति पर प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए भारत में अनेक पद जाति के आधार पर प्राप्त होते हैं। डेविस का मत है कि यह सिद्धांत बंद एवं मुक्त दोनों ही समाजों पर लागू होता है, क्योंकि स्तरीकरण में व्यक्तियों का नहीं वरन पदों का क्रम विन्यास यानी रैंकिंग होती है। भारत में भी पदों के महत्व एवं कार्यों की प्रकृति के अनुसार क्रम विन्यास पाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि स्तरीकरण एक सार्वभौमिक तथ्य है। ऐसा किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने कहा है कि समाज के लिए आवश्यक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सामाजिक स्तरीकरण का महत्व या प्रकार कि सामाजिक स्तरीकरण समाज के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण होता है। इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सामाजिक स्तरीकरण सार्वभौमिक तथ्य है। इसका कोई ना कोई रूप सभी समाजों में एवं कालों में पाया जाता रहा है। इसी से इसका महत्व एवं उपयोगिता प्रकट होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी समाज में असमानता की संस्थागत पद्धति नहीं पाई जाती है तो वह समाज मुश्किल से ही जीवित रह सकता है। प्रत्येक समाजों में पदों के महत्व में अंतर होने एवं व्यक्तियों की योग्यता, बुद्धि एवं कुशलता में भेद होने के कारण कुछ व्यक्ति प्रगति कर जाते हैं और कुछ पिछड़ जाते हैं। इस कारण समाज में स्वतः ही स्तरीकरण पैदा हो जाता है। व्यक्ति एवं समाज के लिए स्तरीकरण का महत्व। अब हम व्यक्ति एवं समाज में स्तरीकरण के महत्व की चर्चा करेंगे। व्यक्ति के लिए सामाजिक स्तरीकरण का महत्व या प्रकार है। पहला है आवश्यकता की पूर्ति में सहायक, अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहन मिलता है, सहयोग को बढ़ावा मिलता है, मनोवृत्तियों का निर्धारण होता है, शक्ति संतुलन होता है, उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण होता है। अब है सामाजिक स्तरीकरण के महत्व समूह के लिए। समूह के लिए महत्व में आता है सामाजिक परिवर्तन होता है, सामाजिक संघर्षों से रक्षा होती है, सामाजिक एकीकरण होता है, सामाजिक प्रगति होती है, सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है, समाज में श्रम विभाजन पाया जाता है, सामाजिक मानदंडों का पालन करने की प्रेरणा मिलती है, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष से रक्षा होती है। अब है सामाजिक स्तरीकरण के अकार्य यानी सामाजिक डाइस फंक्शंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। पहला है निष्क्रियता
दूसरा वर्ग चेतना। स्तरीकरण में अक्सर व्यक्ति निश्चित पद और प्राप्त कर लेने के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। दूसरा है वर्ग चेतना और पक्षपात। स्तरीकरण में विभिन्न वर्ग बन जाते हैं। इन वर्गों में वर्ग चेतना पनपने लगती है। सामाजिक स्तरीकरण के आकार के अंतर्गत तीसरा है सामाजिक स्तरीकरण संघर्ष को जन्म देता है। नेक्स्ट है निराशा का जन्म भी होता है। स्तरीकरण से प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, इसलिए व्यक्ति को सदैव असुरक्षा महसूस होती है। यानी स्तरीकरण असुरक्षा को पैदा करता है। नेक्स्ट है सामाजिक समानता का विरोधी। स्तरीकरण का सिद्धांत असमानता पर आधारित है, अतः यह समानता का विरोधी होता है। व्यक्तित्व के विकास में बाधक। स्तरीकरण में निम्न वर्ग के लोगों में हीनता की भावना के पनपने से उनके व्यक्तित्व का ठीक से विकास नहीं हो पाता है और व्यक्तित्व का विघटन होने लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं या इस प्रकार हम देखते हैं कि स्तरीकरण के कुछ कार्य और अकार्य दोनों होते हैं। इसके अकार्यों के बावजूद भी यह सभी समाजों में विद्यमान रहा है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।